अर्थात मौर्य साम्राज्य का आज ये दूसरा पार्ट है, सेकंड पार्ट है। और आई होप कि आपने जो फर्स्ट पार्ट पढ़ा था वो आपने बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझा होगा और आपको निश्चित रूप से बहुत शानदार समझ में आया होगा और आपने नोट्स भी बनाया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मौर्यन एम्पायर की बात करेंगे और मौर्यन एम्पायर में हम लोग जो पढ़ रहे थे उसी के जस्ट आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आज हमें मौर्यन एम्पायर में जो पहली चीज जाननी है वो क्या है भैया? ये है साथियों, क्या भाई हम आज पढ़ने वाले हैं सबसे पहले इंडिका के बारे में। किसके बारे में भैया? इंडिका के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इंडिका क्या है भैया? तो इंडिका साथियों, अगर हम इंडिका की बात करें तो इंडिका, ठीक है, इंडिका जो है ये एक बुक है। इंडिका जो है एक बुक है जो कि मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई। तो हम इंडिका बुक के बारे में जानने जा रहे हैं। और इंडिका ये बुक जो है किसके द्वारा लिखी गई? तो ये भैया बुक लिखी गई थी मेगास्थनीज के द्वारा। किसके द्वारा? मेगास्थनीज के द्वारा ये बुक लिखी गई। किसके द्वारा भैया? मेगास्थनीज के द्वारा ये बुक लिखी गई। ठीक है, मेगास्थनीज कौन थे जिन्होंने ये बुक लिखी थी? मेगास्थनीज कौन थे जिन्होंने ये बुक लिखी थी? तो अगर मेगास्थनीज की बात करें कि कौन है मेगास्थनीज, ठीक है ना, तो मेगास्थनीज की अगर बात करते हैं भैया तो मेगास्थनीज जो है, ठीक है, मेगास्थनीज जो है कौन है मेगास्थनीज? तो मेगास्थनीज एक एम्बेसडर है। किसके भैया? ये किसके एम्बेसडर थे? तो मेगास्थनीज की अगर बात कर रहे हैं तो ये एम्बेसडर है, राजदूत है। किसके? सेल्यूकस निकेटर के राजदूत है। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत। ठीक है, अब ये सेल्यूकस निकेटर कौन है? तो दरअसल में हम आगे जब पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ा सा डिटेल से, ठीक है ना, तो भैया है क्या कि सेल्यूकस निकेटर का चंद्रगुप्त मौर्य के साथ एक युद्ध होता है। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति है। कौन है भैया? सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति है। दरअसल में सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया था, जब सिकंदर का अटैक हुआ था तो सिकंदर ने बहुत सारे है ना एरियाज को ठीक जीत लिया था। तो सिकंदर जब वापस गया और सिकंदर की डेथ हो गई, तो सिकंदर की डेथ के बाद आज का जो अफगानिस्तान और आज का जो ईरान का कुछ एरिया है, तो आज का जो ईरान, अफगानिस्तान और उसके आसपास का कुछ एरिया है जिसे सिकंदर ने जीता था, ठीक है, अपने अटैक्स के द्वारा, इन एरियाज पर सिकंदर की डेथ के बाद सेल्यूकस निकेटर का कब्जा हुआ। किसका भैया? सेल्यूकस निकेटर का कब्जा हुआ। तो मेगास्थनीज एक व्यक्ति है, एक राजदूत है, एक एम्बेसडर है जिसे किसके द्वारा भेजा गया? सेल्यूकस निकेटर के द्वारा। ठीक है, तो वही मैं आपको बता रहा था कि सिकंदर के बारे में तो सबने सुना होगा। तो सिकंदर ने अफगानिस्तान, ईरान और उसके आसपास के जिन एरियाज को जीता था, इन एरियाज का जो, ठीक है, उत्तराधिकारी हुआ सिकंदर के बाद, ठीक है, मतलब सिकंदर के बाद जो इन एरियाज का शासक हुआ, रूलर हुआ, वो सेल्यूकस निकेटर था। सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य पर भी अटैक किया। तो सेल्यूकस निकेटर ने जब चंद्रगुप्त मौर्य पर अटैक किया, 305 बीसी की बात है, 305 ईसा पूर्व की बात है, जब सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य पर हमला किया था, तो सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया था। ठीक है ना, हरा दिया था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? दोनों के बीच में समझौता हो गया और इस समझौते के तहत सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करा दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, अभी सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि आप यह जाने कि सेल्यूकस निकेटर जो है ना, सेल्यूकस निकेटर कभी सिकंदर का, अलेक्जेंडर द ग्रेट का, ठीक है, सेनापति, कमांडर हुआ करता था। और जब सेल्यूकस निकेटर, ठीक है, सिकंदर की डेथ के बाद रूलर हुआ, ठीक है, उत्तराधिकारी हुआ ईरान, अफगानिस्तान के आसपास के एरियाज का, तो इसने चंद्रगुप्त मौर्य पर अटैक किया। फिर दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ उसमें चंद्रगुप्त मौर्य जीते और चंद्रगुप्त मौर्य का इसके साथ समझौता हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह, ठीक है, जो सेल्यूकस निकेटर की बेटी के साथ हुआ, ठीक है, जिसका नाम कार्नेलिया या हेलेना बताया जाता है। ठीक है, तो भैया मेगास्थनीज को सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। ठीक है, तो भैया ये कौन है? एम्बेसडर है। ठीक है, एम्बेसडर, ठीक है, एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस निकेटर। ठीक है ना, तो सेल्यूकस निकेटर का क्या है भैया? ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है। किसका राजदूत है? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे कि क्या है ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है। ठीक है, ठीक है, तो ये बात आपके दिमाग में एकदम क्लियर होनी चाहिए कि ये कौन है? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है और इसी ने इंडिका नाम की किताब लिखी है। ठीक है, इस इंडिका नाम की किताब में क्या उल्लेख मिलता है, क्या बातें मिलती है? तो इसमें पाटलिपुत्र की प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। पाटलिपुत्र की प्रशासनिक व्यवस्था, पाटलिपुत्र की प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है, तो पाटलिपुत्र की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसका उल्लेख आपको इसमें मिल जाएगा। पाटलिपुत्र की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसका उल्लेख आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, मतलब पाटलिपुत्र में किस प्रकार से शासन प्रशासन चला करता था वो आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, कह सकते हैं कि मेंशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ पाटलिपुत्र। ठीक है, सिस्टम ऑफ पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र की प्रशासनिक व्यवस्था का जो उल्लेख है वो इसमें देखने को मिलता है। पाटलिपुत्र में शासन प्रशासन, पाटलिपुत्र के क्यों? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य की, अशोक की, मतलब पूरे मौर्य एम्पायर की, मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी, जो कैपिटल थी, वो पाटलिपुत्र थी। क्या थी भैया? पाटलिपुत्र थी। तो इस वजह से इसमें बताया गया है कि पाटलिपुत्र में शासन प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कैसे चला करता था। ठीक है ना, हाँ जी, है ना, चला करता था। कुछ लोग अभी यही नहीं समझ पा रहे हैं कि 305 ईसा पूर्व सिकंदर ने कैसे, है ना, आक्रमण कर लिया जब 323 में उसकी डेथ हो गई थी। भैया ये बीसी है, ईसा पूर्व है। ईसा पूर्व में उल्टा चलता है। हमने हिस्ट्री की पहली क्लास में बताई थी, तो जिन लोगों ने ना पढ़ी हो जाकर पढ़ लें। ठीक है, इंडिका में और क्या देखने को मिलता है भैया? इंडिका में आपको कई सारी चीजों में यह भी देखने को मिलता है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। ठीक है ना, भारत में दास प्रथा नहीं थी। ठीक है ना, मतलब यह भी बताया गया है इसमें कि दास प्रथा नहीं थी। ठीक है, यह भी इसमें बताया गया है कि भारत में उस समय दास प्रथा नहीं हुआ करती थी। तो देयर इज नो स्लेवरी इन इंडिया। ठीक है, देयर इज नो स्लेवरी। ठीक है, देयर इज नो स्लेवरी इन इंडिया। ठीक है, तो ये भी इसमें बताया गया है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। ठीक है, जबकि ये गलत है, भारत में दास प्रथा थी। ठीक है, जैसे कहा है कि दास प्रथा के बारे में, स्लेवरी सिस्टम के बारे में बहुत जगहों पर, ठीक है, इन्फॉर्म किया गया है, बताया गया है, मेंशन किया गया है। बट अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर भैया, यहाँ पर क्या है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, जो देखने को मिलती है। ठीक है भाई, यहाँ पर इंडिका में दास प्रथा के बारे में बताया गया कि थी। और इस इंडिका में भू राजस्व व्यवस्था कितनी बताई गई है? भू राजस्व मतलब लैंड रेवेन्यू की बात करें, हमने शायद पिछले सेशन में भी आपको क्लियर किया था कि ये एकमात्र ऐसी किताब है जिसमें बताया गया है कि लैंड रेवेन्यू जो है वो कितना था, वो 1/4 था। कितना था भैया? 1/4 था। तो इस बात का भी ध्यान देंगे कि ज्यादातर जगहों पर, एंशिएंट हिस्ट्री में आपको लगभग सभी जगहों पर 1/6 मिलेगा। ठीक है, लेकिन इंडिका वन एंड ओनली ऐसी बुक है, ठीक है, जिसमें बताया गया है कि लैंड रेवेन्यू 1/4 हुआ करता था प्रोडक्शन का। ठीक है ना, तो इसको भी आपको दिमाग में रखने की जरूरत है। ठीक है, इसको भी एज इट इज दिमाग में रखने की जरूरत है। ठीक है, और इसमें एक चीज और भी है क्या कि भैया भारतीय समाज को, भारतीय समाज मतलब इंडियन सोसाइटी को, भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा गया है। ठीक है, भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा गया है। भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा गया है। ठीक है ना, हाँ, 7 भागों में बांटा गया है। ठीक है, मतलब इंडियन सोसाइटी जो है, इंडियन सोसाइटी को, ठीक है, इंडियन सोसाइटी डिवाइडेड इनटू, ठीक है, डिवाइडेड इनटू 7 पार्ट्स। ठीक है ना, डिवाइडेड इनटू 7 पार्ट्स। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा गया है। ठीक है, हाँ जी, मतलब ये है जैसे क्या है कि हम सब जानते हैं, मतलब इसका दूसरा मतलब क्या है? इसका दूसरा मतलब ये है, इसका दूसरा मतलब ये है कि भैया जो भारतीय समाज है उसमें 7 जातियों का अस्तित्व स्वीकार किया गया है, 7 कास्ट। ठीक है, जबकि हम सब जानते हैं कि देयर आर ओनली 4 कास्ट। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, देयर आर ओनली 4 कास्ट, केवल 4 ही जातियां थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, ये केवल 4 ही था। ठीक है, केवल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। लेकिन यहाँ पर इंडिका में क्या बताया गया है? इंडिका में
से ये चीज भी देखने को मिलती है कि ये क्वेश्चन एज इट इज पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, ठीक है ना। कई जगहों पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई जगहों पर ये क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी किताब है जहां पर या कौन एक ऐसा व्यक्ति है जो क्या करता है, जो उसने भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा है, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ठीक है, पेशेंस के साथ पढ़ेंगे। क्या हाल होगा वो, अरे हम सीक्वेंस से पढ़ाते हुए चलेंगे तब ना वो आएगा कि सबसे पहले तुम्हें सभापति और मुखिया ही बता दिया जाए, है ना। पहले खाना खाते हो कि पहले पचा ही लेते हो, पहले खाना खाते हो ना, पहले खाना खाते हो फिर पानी पीते हो, फिर उसके बाद आगे चीजें चलती हैं, फिर उसके बाद वो पछता है, फिर सुबह फ्रेश होने जाते हो, कि सबसे पहले, है ना, उल्टा ही चलता है ना। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। अब इसमें एक और चीज है जिसके बारे में बताया गया है, और वो क्या है भैया, वो है आपका सुदर्शन झील, ठीक है। तो इसमें एक मिनट, सुदर्शन झील नहीं, इसमें बताया गया उत्तरापथ के बारे में, ठीक है। उत्तरापथ के बारे में क्या बताया गया है, आइए देखते हैं। उत्तरापथ क्या साथियों, उत्तरापथ, ठीक है, उत्तरापथ के बारे में क्या बताया गया ये भी हम देख लें इसमें, ठीक है। उत्तरापथ के बारे में थोड़ा सा अलग से हम इसमें देख लेंगे। फिलहाल आप इसको ऐसे समझिए कि इंडिका एक बुक है, ठीक है ना। इंडिका क्या है, इंडिका एक बुक है, ठीक है। और इस बुक को किसने लिखा है, मेगास्थनीज ने लिखा है। मेगास्थनीज कौन है, मेगास्थनीज सेल्वस निकेटर के राजदूत है, मतलब सेल्वस निकेटर के एम्बेसडर है। एम्बेसडर का मतलब क्या होता है कि एक राजा, एक किंग जब अपनी, ठीक है, अपनी तरफ से अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में किसी दूसरे किंग के दरबार में, ठीक है, भेजता है, ठीक है, तो उसको एम्बेसडर कहते हैं, राजदूत कहते हैं, जब किसी एक राजा के द्वारा अपने प्रतिनिधि के रूप में कहीं पर भेजा जाता है, ठीक है ना। अच्छा भैया, अब ये जो मेगास्थनीज आया, इसने भाई मेगास्थनीज ने क्या किया, इंडिका नाम की बुक लिखी। इस बुक में इसने चंद्रगुप्त मौर्य की कैपिटल पाटलिपुत्र में शासन प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चलता था उसके बारे में बताया है। और फिर इसी बुक में कुछ ऐसी बातें बताई है जो बहुत अलग है ना, जो सेम टाइम पर जो अलग सोर्सेज है, मतलब जिस टाइम पर इंडिका लिखी गई उसी टाइम पर अर्थशास्त्र में लिखा गया और भी कुछ चीजें हैं, तो उसमें जो बातें बताई गई है उससे रिलेट नहीं करती है, रेलेवेंट नहीं होती है, जो इसमें कुछ बातें बताई गई है। जैसे इसमें कहा गया है, इस बुक में बताया गया कि दास प्रथा इंडिया में नहीं थी, ठीक है, मतलब स्लैवरी सिस्टम, किसी को स्लैब बनाने का जो सिस्टम था वो इंडिया में था ही नहीं, ठीक है। लैंड रेवेन्यू इसमें कह रहे हैं कि 1/4 हुआ करता था, यहाँ पर कह रहे हैं कि इंडियन सोसाइटी 7 ग्रुप्स में डिवाइडेड थी, ठीक है। तो ये तीनों ही बातें मेगास्थनीज की गलत है अगर हम सेम टाइम के अदर सोर्सेज की बात करें, ठीक है ना। जैसे दास प्रथा है तो अर्थशास्त्र में बताया गया है कि दास प्रथा जो है, स्लैवरी सिस्टम जो है वो हुआ करता था। यहाँ तक कि आपको हमने पिछली क्लास में बताया था कि स्लैवरी सिस्टम या दासों की बात करें या स्लैब्स की बात करें तो मौर्यन एम्पायर के टाइम में ही पहली बार इन्हें किसमें लगाया गया था, पहली बार इन्हें लगाया गया कृषि कार्य में, एग्रीकल्चर के काम में, ठीक है ना। चलिए भैया, इसी प्रकार से भू राजस्व भी बताया गया था कि अर्थशास्त्र में जो लैंड रेवेन्यू है, भू राजस्व है, वो 1/6 बताया गया, यहाँ 1/4 बता दिया है, ठीक है। और ये भी आप जानते हैं कि 4 ग्रुप्स थे और यहाँ 7 बता दिया। उत्तरापथ क्या है, आइए जरा इसको अगले पेज पर देख लेते हैं, ठीक है भैया। उत्तरापथ क्या है इसको हम अगले पेज पर देख लेंगे, ठीक है। तो आइए उत्तरापथ, अब इसमें जब उत्तरापथ की बात करेंगे तो उत्तरापथ एक सड़क है। उत्तरापथ क्या है भैया, उत्तरापथ एक सड़क है, एक रोड है, ठीक है ना। उत्तरापथ क्या है, उत्तरापथ एक सड़क है, एक रोड है, ठीक है। अच्छा, और ये वही उत्तरापथ है जिसे आगे चलकर, ठीक है, क्या कहा जाएगा, आगे चलकर इसको कहा जाएगा सड़क ए आजम, क्या कहा जाएगा, सड़क ए आजम कहा जाएगा, ठीक है ना। सड़क ए आजम कहा जाएगा या शेरशाह सूरी मार्ग कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, सड़क ए आजम कहा जाएगा या शेरशाह सूरी मार्ग कहा जाएगा। फिर आगे चलकर इसी को क्या कहा जाएगा, आगे चलकर इसे जीटी रोड कहा जाएगा, जीटी रोड कहा जाएगा मतलब ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है, क्या कहा जाएगा, ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है। तो इसे ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा जाएगा, ठीक है ना। और आज के टाइम में भी इसे हम जीटी रोड ही कहते हैं, आज की डेट में भी हम इसे जीटी रोड ही कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि क्या कुछ मामला है, ठीक है, और एकदम सीक्वेंस है, ठीक है। अजी देखिएगा, अब ये मामला ऐसा है कि ये दरअसल में एक बड़ी शानदार सी बहुत उपयोगी इंपॉर्टेंट रोड थी, ठीक है। अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं, अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं तो ये कहां से कहां तक थी भैया, एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो एंशिएंट हिस्ट्री के टाइम में ये सिंध से शुरू होती थी, कहां से, सिंध से स्टार्ट होती थी। सिंध आज की डेट में पाकिस्तान में पड़ता है, सिंध जो है आज की डेट में कहां पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। सिंध जो है वो आज की डेट में पाकिस्तान में पड़ता है। और सोनार नाम की एक जगह थी, सोनार नाम की एक जगह थी जो बंगाल में पड़ती है, आज की डेट में बांग्लादेश में पड़ती है, ठीक है ना। उस समय के हिसाब से बंगाल में, ठीक है, और आज की डेट के हिसाब से बांग्लादेश में, ठीक है। और ये जो उत्तरापथ रोड है ये एक कच्ची सड़क थी, ठीक है ना। जो उत्तरापथ रोड है ये कच्ची सड़क थी, मतलब ऐसा नहीं था कि कोई पक्की सड़क है ये, ठीक है, ये एक कच्ची सड़क हुआ करती थी, ठीक है ना। ये जो है एक कच्ची सड़क हुआ करती थी, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि अनपेव्ड रोड थी ये, ठीक है ना। एक कच्ची सड़क थी मतलब अनपेव्ड रोड थी, ठीक है, कच्ची सड़क थी, ठीक है, अनपेव्ड रोड, ठीक है, हाँ जी, अनपेव्ड रोड, ठीक है। तो ये एक कच्ची सड़क थी और इस रोड का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो ये इस रोड का जो निर्माण है ये कराया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, किसके द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसका निर्माण कराया गया, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण कराया था, ठीक है। ये बात किसमें लिखी मिलती है, किसमें लिखी मिलती है भैया, तो इसी, ठीक है, मेगास्थनीज की इंडिका में ये बात लिखी मिलती है कि इसका निर्माण किसने कराया है, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण कराया है। लेकिन फिर हम जब मेडिवल हिस्ट्री में आते हैं, ठीक है, जब हम मेडिवल हिस्ट्री में आते हैं, मध्यकालीन भारत के इतिहास की बात करते हैं, कुछ लोगों को कच्ची सड़क भी नहीं पता, कहां लंदन में रहते हो क्या, कच्ची सड़क नहीं पता, जाहिर सी बात है कि जो रोड, ठीक है, जो रोड पक्की ना की गई हो, ईंटों से ना बनाई गई हो, या फिर उसे जैसे जो भी डामर वगैरह का यूज करके बनाया जाता है, कंक्रीट वगैरह का यूज करके ना बनाई गई हो, वो कच्ची सड़क कहते हैं, ठीक है, गजब की बात है। चलिए अब इसके बाद क्या है भैया, इसने शेरशाह सूरी ने क्या किया, इसे पक्की करा दिया, ठीक है। पक्की सड़क में किसने कन्वर्ट करा इसको पक्की सड़क में कन्वर्ट करने का जो काम किया, ठीक है ना, आज पक्की सड़क में कन्वर्ट करने का जो काम किया, ठीक है, वो किसने किया भैया, ये शेरशाह सूरी ने किया, किसने किया भैया, शेरशाह सूरी ने किया। और इसी वजह से शेरशाह सूरी, ठीक है, इसी वजह से शेरशाह सूरी के समय में इसे सड़क ए आजम कहा गया, ठीक है। और शेरशाह सूरी के समय में ये, ठीक है, थोड़ा और आप देखेंगे सोनार गांव से शुरू करके कहां तक थी, लाहौर तक हुआ करती थी, ठीक है ना, लाहौर तक हुआ करती थी, ठीक है, हां जी। तो ये भी ध्यान देना है, लाहौर तक हुआ करती थी, ठीक है। फिर आगे चलकर क्या हुआ, फिर आगे चलकर जब गवर्नर जनरल ऑकलैंड आया, कौन भैया, गवर्नर जनरल ऑकलैंड, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑकलैंड ने क्या किया, गवर्नर जनरल ऑकलैंड जो था, गवर्नर जनरल ऑकलैंड जो था, इसने क्या दिया, इसने भैया यह नाम दिया, ठीक है ना, यह नाम दिया, ठीक है ना। तो यह जो नाम है, ठीक है ना, ये जो नाम है साथियों, ये किसने दिया है, ये साथियों नाम दिया गया है किसके द्वारा, गवर्नर जनरल ऑकलैंड के द्वारा। तो जीटी रोड नेम वाज गिवन बाय गवर्नर जनरल ऑकलैंड, ठीक है, जीटी रोड नेम वाज गिवन बाय, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑकलैंड, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, ठीक है ना, हाँ कच्ची सड़क को चक्र रोड कहते हैं, हाँ ठीक है, चक्र रोड कह लो भैया, ठीक है। अब जीटी रोड साथियों, तो जीटी रोड जो है, तो शुरू में तो जीटी रोड कहां से कहां तक हुआ करती थी, तो हम कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में जो जीटी रोड है ये बंगाल में, ठीक है, बंगाल से शुरू होकर कहां तक हुआ करती थी, लाहौर तक हुआ करती थी। अगर ब्रिटिश इंडिया की अगर बात करते हैं, अगर हम ब्रिटिश इंडिया की बात करें तो, ठीक है, अगर हम ब्रिटिश इंडिया की बात करें, बट अगर हम आज की डेट में बात करें तो आज की डेट में जो जीटी रोड है ये कहां से कहां तक है, ये अमृतसर से शुरू होती है। आज की डेट में जीटी रोड अमृतसर से शुरू होती है और कोलकाता तक है, कहां तक है, कोलकाता तक है आज की डेट में जो स्थिति है वो बता रहा हूं, ठीक है ना। तो आज की डेट में अगर कभी पूछे कि जीटी रोड कहां से कहां तक है, तो आप बताएंगे अमृतसर से कोलकाता तक। कहां पर भाई, आज की डेट में वर्तमान स्थिति इसकी ये है कि जीटी रोड भाई, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में अमृतसर से शुरू होकर कोलकाता तक, ठीक है। अब इसको आप एज इट इज समझ लीजिए, और ऐसा कुछ नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, सब समझ में आएगा, ठीक है, एकदम समझ में आ भी रहा होगा, ठीक है ना, देखिएगा जरा, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हम उत्तरापथ की बात करें, हमने कहा उत्तरापथ एक रोड थी, एक सड़क थी जिसके बारे में इंडिका बुक में बताया गया है, ठीक है ना, हाँ जी। इंडिका साथियों, इंडिका नाम की बुक जो मेगास्थनीज ने लिखी है, इसमें उत्तरापथ के बारे में बताया गया है। उत्तरापथ एक कच्ची सड़क थी, ठीक है, कच्ची सड़क के रूप में अनपेव्ड
करवाया था। सिंध जो आज के टाइम में पाकिस्तान में से स्टार्ट होकर ठीक है आज के टाइम में जो बांग्लादेश का सोनार गांव है वहां तक हुआ करती थी। ठीक है, लेकिन कच्ची सड़क थी। मध्यकालीन भारत के इतिहास में मेडाइवल हिस्ट्री में जब इसे पक्की सड़क करवाया गया, पेव्ड रूट में कन्वर्ट किया गया शेरशाह सूरी के द्वारा, तो इसका नाम पड़ा शेरशाह सूरी मार्ग या फिर सड़क आजम। और सड़क आजम सोनार गांव बंगाल से लाहौर तक थी। ठीक है, तो आगे चलकर इसी शेरशाह सूरी या सड़क आजम रोड का नाम बदलकर गवर्नर जनरल ऑकलैंड ने ठीक है क्या किया, जीटी रोड नाम दे दिया। और यही जीटी रोड भाई जाहिर सी बात है जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो भैया पाकिस्तान अलग हो गया, तो ये अमृतसर से कोलकाता तक रहा और आज की डेट में ये चीज आपको देखने को मिलती है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चलिए ठीक बिल्कुल। अब क्या है कि ये एज इट इज तो आपको लिख ही लेना है, नोट कर ही लेना है। ठीक है ना, बिल्कुल वीके का जीके वाले अंदाज में है भैया। ठीक है, तो बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक, अब ये वाला कांसेप्ट, ये जो आपका मामला है ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम जरा कुछ और चीजों की बात करेंगे। ठीक है, आइए जरा अब हम बात करने जा रहे हैं मुद्रा राक्षस की। किसकी बात करेंगे अब? मुद्रा राक्षस की बात करेंगे। मुद्रा राक्षस क्या है? मुद्रा राक्षस आल्सो है ना बुक, तो ये भी एक बुक ही है मुद्रा राक्षस जो आपको बताने जा रहा हूँ। मुद्रा राक्षस, ठीक है, मुद्रा राक्षस। ठीक है, कोई ऐसा राक्षस नहीं है ये, इस बुक का नाम है मुद्रा राक्षस। ठीक है ना, देखा जाए मुद्रा राक्षस बुक। सबसे पहली चीज तो ये कि मुद्रा राक्षस बुक किसने लिखी थी? मुद्रा राक्षस बुक। ठीक है, आपके राजदूत लाके दिखा दे तब मानोगे राजदूत किसे कहते हैं, बता चुके हैं, ध्यान से सुनो, नहीं सुनो तो अगली अरे शाम को एक बार फिर से वीडियो देख लेना। मुद्रा राक्षस बुक लिखी थी साथियों किसने? ये लिखी गई थी विशाख दत्त के द्वारा गुप्त काल में। ठीक है, इसको किसने लिखा है भाई? विशाख दत्त ने लिखा। किसने लिखा? विशाख दत्त। ठीक है ना, तो विशाख दत्त के द्वारा इसको लिखा गया है। पहली बात तो ये होगी कि विशाख दत्त ने लिखा है। कब लिखा? गुप्त काल में लिखी गई थी। ठीक है ना, गुप्त काल में इसको लिखा गया था। ठीक है ना, आज गुप्त काल में इसको लिखा गया। ठीक है, कब लिखा गया भैया इसको? इन गुप्ता पीरियड, गुप्त काल में इसको लिखा गया। ठीक है, कब लिखा गया भैया? गुप्त काल में इसको लिखा गया। ठीक है ना, चलिए ये रोड इतनी फेमस क्यों है? एक बार इस पे गाड़ी दौड़ा कर देखो, अपने आप समझ में आ जाएगा रोड क्यों फेमस है। अरे अमृतसर से कोलकाता को कनेक्ट कर रही है, दिल्ली से होकर जाती है, यूपी से होकर जाती है, बिहार से होकर जाती है, इतनी जबरदस्त रोड है तो क्यों नहीं भैया? हाँ जी हाँ, जीटी रोड का फुल फॉर्म थोड़ा ना लिखा है यहाँ, कितनी बार चार बार बोल बोल के बताया कि भैया जीटी रोड मतलब ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, लेकिन अभी तक किसी में कंफ्यूज हो कि सर जीटी रोड का फुल फॉर्म भी कुछ है क्या? जीटी होता है कि कुछ फुल फॉर्म भी है, जबकि यहाँ लिखा है जीटी का मतलब ग्रैंड ट्रंक। बहुत अच्छा, ऐसे पढ़ते रहो। ठीक है, अब जरा ध्यान दो भैया, क्या ध्यान देना है। मुद्रा राक्षस गुप्त काल में लिखी गई थी और किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? तो भैया संस्कृत में लिखी गई। ठीक है ना, हाँ जी, संस्कृत में इसको लिखा गया था, संस्कृत भाषा में। किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में इसको लिखा गया। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखा गया। ठीक है ना, हाँ जी, संस्कृत भाषा में इसको लिखा गया। ठीक है, मुद्रा राक्षस। अभी मुद्रा राक्षस किसके बारे में बताती है भैया? तो मुद्रा राक्षस एकदम कमाल की अलग लेवल की बुक है, मतलब मेरे हिसाब से तो अलग लेवल की है। मुद्रा राक्षस में क्या बताया गया है? इसमें चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन की जानकारी दी गई है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन की जानकारी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन की जानकारी, ठीक है, इसमें मिलती है ना? और ये क्वेश्चन एज इट इज कई बार पूछा जा चुका है कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन की जानकारी कहां मिलती है। ठीक है ना, हाँ ठीक है ना। अच्छा, 2 जीटी रोड है, दूसरा किसने बनवाया? मोदी जी ने। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन की जानकारी। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि कह सकते हैं कि भैया जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, गुप्त मौर्य, ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो इस बात को एज इट इज ध्यान देना है कि इन्फॉर्मेशन ऑफ इनिशियल लाइफ ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है ना, हाँ जी, एज इट इज आपको इसको भी ध्यान देना है भैया। ठीक है, संस्कृत भाषा में है और एक इसमें अलग लेवल की जो बात बताई गई है जिसकी वजह से ये बहुत फेमस है। ठीक है, इसमें दरअसल में कहा गया है ना, इसमें कहा गया है या इसके अनुसार, ठीक है, इसके अनुसार या इसमें कहा गया है, ठीक है, इसके अनुसार या यूं कह लीजिए, हाँ यही ठीक रहेगा, इसके अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अनुसार है ना, इसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य है ना, धनानंद है ना, धनानंद और ठीक है, इसकी एक दासी से उत्पन्न पुत्र था, है ना, इसकी दासी, ठीक है, दासी से उत्पन्न पुत्र था। ठीक है ना, मतलब कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त, अकॉर्डिंग टू दिस चंद्रगुप्त मौर्य वाज द है ना सन ऑफ धनानंद एंड हिज मेट। ठीक है ना, हाँ जी भैया, तो ये भी तो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपको बिल्कुल याद करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो आइए जरा नोट कर लिया जाए कि क्या कुछ चीजें हैं। ठीक है, क्या कि भैया यहाँ मेंशन कर लेंगे अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, इसे सच्चाई इसलिए भी नहीं माना जा सकता, इसे रियल बात इसलिए भी नहीं मानी जा सकती क्योंकि विशाख दत्त ने जब ये बुक लिखी, है तो वो कौन सा टाइम है? गुप्ता पीरियड का टाइम, गुप्त काल का टाइम है। और ये किसके बारे में बता रहे हैं? मौर्यन पीरियड के टाइम के बारे में बता रहे हैं। ठीक है ना, मौर्यन पीरियड के टाइम के बारे में बता रहे हैं। मतलब ये है कि विशाख दत्त उस बात को बता रहे हैं जो इनके टाइम से 600 है ना, मोर देन 600 ईयर पहले हुई थी। तो 600 साल पहले की बात विशाख दत्त ने अपनी बुक में लिखी है। तो 600 साल पहले की बात कोई लिखेगा तो उस पर उसे कितना है ना जेन्युइन माना जा सकता है, प्रमाणित माना जा सकता है, ये तो आप समझ सकते हैं। ठीक है ना, चलिए तो देखा जाए भैया, हाँ इस हिसाब से अगर इनकी इस बात को सही मान लिया जाए तो फिर ये भी पितृहंता हुए। अगर मुद्रा राक्षस में लिखी है, मुद्रा राक्षस बुक में लिखी इस बात को सही मान लिया जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य भी पितृहंता हुए, अर्थात पैट्रियार्कल हुए, क्योंकि इन्होंने भी धनानंद को मारकर ही मौर्यन एम्पायर एस्टैब्लिश किया था। ठीक है ना, हाँ जी, तो यार मुद्रा राक्षस की बात समझ में आ गई, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत वैसे होनी नहीं चाहिए, आपने नोट कर लिया होगा। अब हम चलेंगे आगे, मुद्रा राक्षस का मामला कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप पेशेंस रखेंगे तो, शर्त केवल एक पेशेंस। ठीक है, आइए जरा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ जी, वैसे एक बात और है क्या कि ये जो विशाख दत्त है इन्होंने एक और बुक लिखी है। ठीक है, इनकी एक और बुक है, इनकी एक अन्य मतलब एक अदर बुक जो है वो भी यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, हाँ, जो आगे गुप्त पीरियड पढ़ेंगे तो अलग पढ़ेंगे। तो इनकी जो एक और किताब है उसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम। क्या नाम है उसका? देवी चंद्रगुप्तम। ठीक, हाँ देवी चंद्रगुप्तम, इसमें भी बवालिया बात बताइए, है ना, इसमें भी बवालिया बात ही बताइए, देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है ना, देवी चंद्रगुप्तम, तो एक और किताब है देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल, आइए देखा जाए। अब इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं जूनागढ़ अभिलेख की। ठीक है, किसकी बात करने जा रहे हैं? जूनागढ़ अभिलेख की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, देख लिया जाए क्या कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ से। जूनागढ़ अभिलेख का मतलब हो गया भाई कि हम बात करने जा रहे हैं जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन की। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख का मतलब क्या हो गया? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। जूनागढ़ अभिलेख का मतलब जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। ठीक है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। ठीक है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। ठीक है, अब ये जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन या जूनागढ़ अभिलेख की बात करें अगर हम, ठीक है, तो क्या क्या बातें हमें पता चलेंगी भाई? पहली बात तो ये है कि आपके दिमाग में होना चाहिए कि अभिलेख है, और अभिलेख क्या होता है? अभिलेख क्या होता है भैया? इंस्क्रिप्शन क्या होता है? ठीक है ना, हाँ ठीक है, क्या होता है भाई? अभिलेख क्या होता है या इंस्क्रिप्शन क्या होता है? ठीक है, तो वो एकदम समझेंगे कि अगर हम अभिलेख की बात करते हैं, इंस्क्रिप्शन की बात करते हैं, तो जैसे आपने देखा होगा कि कभी आप कहीं जाए, ठीक है, या हो सकता है कि आपके गली मोहल्ले में कोई रोड बनता हो, आपने देखा होगा आपके गली मोहल्ले में कोई रोड बनता है तो उस रोड पर एक पिलर लगा दिया जाता है, एक पत्थर लगा दिया जाता है और उस पर लिखा रहता है कि फलाना विधायक या सांसद या सभा सदस्य के कर कमलों से यह निर्माण कार्य संपन्न हुआ।
ठीक है, या कहीं आप घूमने टहलने जाते हैं तो आप ऐसे समझिए पता लगा कहीं आप गए, ठीक है, वहां पर आपने देखा कोई पिलर है और उस पिलर पर लिखा हुआ है कि दिस साइट इज कंस्ट्रक्टेड बाय दिस या ठीक है, तो वो लिखा रहता है कि भैया किसने इसका कंस्ट्रक्शन कराया, ठीक है, या किसने इसका रिनोवेशन कराया, ठीक है, तो वही होता है इंस्क्रिप्शन, ठीक है ना। चलिए, तो जूनागढ़ अभिलेख या जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन की बात करें तो पहली बात तो ये है कि ये है किसका, तो ये रुद्रदामन ने लिखवाया है, ठीक है, किसने लिखवाया है, रुद्रदामन ने, ठीक है। जैसे अब आप इसमें एक चीज पहले से बता दूं कि इसको लिखवाने वाले है ना, इसको लिखवाने वाले इंक्रिप्ट कराने वाले रुद्रदामन है, और इसमें इन्होंने रुद्रदामन ने अपने टाइम के बहुत पहले के राजाओं का भी उल्लेख किया है, ठीक है ना। हाँ जी, तो देखिए रुद्रदामन, ठीक है, क्या भैया, रुद्रदामन, रुद्रदामन, ठीक है, रुद्रदामन, ठीक है, रुद्रदामन। अब ये रुद्रदामन कौन है, ये भैया शक वंश के शासक है, शक राजा है, ठीक है, किस वंश के, शक वंश के राजा है, ठीक है, शक राजा, ठीक है ना, मतलब कह सकते हैं कि शक रूलर, ठीक है ना। तो शक वंश के राजा है, शक वंश के शासक है, ठीक है, या फिर किंग है कह लीजिए। और ये जो अभिलेख है इसके बारे में जान दीजिएगा कि ये अभिलेख संस्कृत में है, ठीक है ना। हाँ जी, ये अभिलेख भी, ये अभिलेख संस्कृत में है, ठीक है, और इस प्रकार से संस्कृत काव्य का प्राचीनतम नमूना है, मतलब कह सकते हैं कि फर्स्ट है ना इंस्क्रिप्शन टू बी राइट इन संस्कृत लैंग्वेज। तो पहला ऐसा अभिलेख है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया, ठीक है ना, पहला ऐसा अभिलेख है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया, ठीक है ना। ठीक, तो ये भी याद रखेंगे, पहला अभिलेख या संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख, ठीक है, यही लिख लेते हैं, ठीक है, कि संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख, संस्कृत भाषा में पहला अभिलेख, ठीक है, तो पहला अभिलेख है जो संस्कृत भाषा में, ठीक है, फर्स्ट इंस्क्रिप्शन, फर्स्ट इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत लैंग्वेज, ठीक है ना, संस्कृत लैंग्वेज। तो संस्कृत लैंग्वेज में ये पहला अभिलेख है, ठीक है, संस्कृत लैंग्वेज में ये पहला अभिलेख है, संस्कृत लैंग्वेज में पहला अभिलेख है, इस बात को ऐसे ध्यान रखना है। अगली बात है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है कहां पर, ठीक है ना, जूनागढ़ अभिलेख है कहां पर, तो ये गुजरात में, ठीक है ना, कहां पर है, गुजरात में, ठीक है, कहां पर भैया, गुजरात में है ये, ठीक है, जो जूनागढ़ अभिलेख है कहां पर है, गुजरात में, ठीक है ना। अब इसमें किसके बारे में बताया गया ये भी जान लीजिए, इसमें दरअसल में बताया गया है साथियों किसके बारे में, इसमें बताया गया है जिस चीज के बारे में, ठीक है, वो क्या है, ये है सुदर्शन झील, ठीक है, तो इसमें मुख्य रूप से सुदर्शन झील के बारे में बताया गया है, ठीक है, सुदर्शन झील किसके बारे में, सुदर्शन झील। तो अगर हम सुदर्शन झील की बात करते हैं, सुदर्शन, ठीक है, लेक की बात करते हैं, तो वो इसमें बताया गया है। और ये सुदर्शन झील की लोकेशन क्या बताई गई है, बताया गया कि सुदर्शन झील जो है ये गिरनार पर्वत पर स्थित है, कहां पर स्थित है, गिरनार पर्वत पर, ठीक है, गिरनार पर्वत पर, कहां पर, गुजरात में, गिरनार पर्वत पर गुजरात में, ठीक है, मतलब कहां पर भैया, गिरनार माउंटेन, ठीक है, कहां पर, गिरनार माउंटेन पर बताया गया है कि ये स्थित है, कहां पर स्थित है, ऑन गिरनार माउंटेन। एक्चुअली में गिर हिल्स आपने सुना होगा, क्या सुना होगा आपने, आपने गिर हिल्स सुना होगा, गिर की पहाड़ियां सुना होगा। गुजरात में जो वेस्टर्न घाट का, ठीक है, विस्तार है, गुजरात में जो वेस्टर्न घाट मिलता है, ठीक है, तो वहां पर गिर हिल्स है, ठीक है, और गिर की पहाड़ियां हैं। तो आज के टाइम में जो गिर की पहाड़ियां हैं यही प्राचीन काल में एंशिएंट टाइम में क्या हुआ करती थी, ठीक है, क्या हुआ करती थी भैया, ठीक है, क्या हुआ करती थी, गिरनार हिल्स का हुआ करती थी। तो ये जो गिरनार पर्वत है इसी को आज के टाइम में गिर की पहाड़ियां कहते हैं, ठीक है, इसी को आज के टाइम में गिर पहाड़ी कहते हैं। अब देखिए जरा ये जो सुदर्शन झील है इसके बारे में ध्यान दीजिएगा, क्या बता रहा हूं, ठीक है। पहली बात तो ये है कि इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का कुछ योगदान है, क्या योगदान है बता दें, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का इसमें कुछ योगदान है, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा अशोक, दूसरा कौन भाई, दूसरा अशोक, ठीक है, अशोक की बात करेंगे, अशोक का भी इसमें कुछ योगदान है, क्या है वो बता दें। तीसरा, तीसरे तो स्वयं रुद्रदामन ही है, रुद्रदामन, ठीक है, रुद्रदामन, ठीक है। और चौथे कौन है, चौथे है स्कंदगुप्त, ठीक है, कौन भैया, स्कंदगुप्त, ठीक है, स्कंदगुप्त, इनका भी देख लीजिए। एक्चुअली में पूरा एक ही जगह पर आपको सीक्वेंस से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए क्या क्लियर होगा, कैसे क्लियर होगा, तो ऐसे क्लियर होगा कि आप देखेंगे कि चंद्रगुप्त, अरे इन्होंने क्या किया, ये जो सुदर्शन झील है, ये जो सुदर्शन लेक है, ये जो सुदर्शन झील है, ये जो सुदर्शन लेक है, हाँ, गिर की पहाड़ियां जहां है वहीं पर गिर नेशनल पार्क भी है, गिर राष्ट्रीय उद्यान भी है, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो चंद्रगुप्त इन्होंने क्या किया है, इन्होंने भैया इसका निर्माण कराया, ठीक है। तो भैया ये जो सुदर्शन झील है इसका निर्माण किसने कराया, इसका कंस्ट्रक्शन किसने कराया, तो इन्होंने कराया है, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। यहाँ से नहर किसने निकलवाई है, ठीक है, तो इस सुदर्शन झील से एक नहर भी निकलवाई गई है, ठीक है ना, हाँ, तो नहर भी निकलवाई गई है। तो नहर यहाँ से किसने निकलवाई, नहर निकलवाई, इस झील से नहर निकलवाने का काम किसने किया, ठीक है, नहर निकलवाने का काम किया अशोक, ठीक है ना, नहर निकलवाने का काम किया अशोक ने, ठीक है ना। मतलब कह सकते हैं कि गॉट अ कैनाल, ठीक है, गॉट अ कैनाल लेड आउट, ठीक है ना। तो यहाँ से एक नहर किसने निकलवाई भैया, तो यहाँ से एक नहर निकलवाने का काम अशोक ने किया, ठीक है। रुद्रदामन की बात करें, ठीक है, रुद्रदामन की बात करें तो भैया इसने रेनोवेशन कराया, पुनरुद्धार, ठीक है, क्या कराया, पुनरुद्धार कराया, पुनरुद्धार का मतलब होता है रेनोवेशन, ठीक है, रेनोवेशन, बिना रेनोवेशन कराया, बिना बिगाड़ के, मतलब विदाउट फोर्स लेबर, ठीक है ना। इसके बाद और देखा जाए स्कंदगुप्त ने भी पुनरुद्धार कराया, ठीक है, मतलब वही रेनोवेशन, ठीक है, पुनरुद्धार, ठीक है, इसने भी क्या कराया है, इसने भी पुनरुद्धार ही कराया है, रेनोवेशन ही कराया है, ठीक है। हाँ जी, तो भाई देखो बात को समझो आप कि कहीं से कहीं तक ऐसी कोई समस्या की बात नहीं है, सब आपको समझ में आएगा, जिंदाबाद समझ में आएगा, बशर्ते पेशेंस और बिलीव, विश्वास। देखिए ठीक है ना, देखो भैया सिंपल समझो कि अगर हम जूनागढ़ अभिलेख की बात कर रहे हैं, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं, तो भैया पहली बात तो ये जूनागढ़ अभिलेख इसका नाम क्यों है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन इसका नाम क्यों है, क्योंकि ये जूनागढ़ नाम की जगह पर है, जूनागढ़ नाम की जगह पर है, ठीक है। कहां पर है जूनागढ़, गुजरात में, तो गुजरात में जूनागढ़ है, वहीं पर ये अभिलेख है, और ये संस्कृत लैंग्वेज में, और संस्कृत लैंग्वेज का पहला इंस्क्रिप्शन है, पहला अभिलेख है, ठीक है। और इसे लिखवाया किसने था, रुद्रदामन ने इसको लिखवाया था, जो कि शक वंश का राजा था, शक डायनेस्टी का, ठीक है ना, शक डायनेस्टी का ये रूलर था। और इस जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में क्या बताया गया है मुख्य रूप से, इसमें बताया गया है कि भैया गुजरात में एक गिरनार पर्वत है, गिरनार माउंटेन है, वहां पर एक सुदर्शन लेक है, प्राचीन काल में थी, अब तो नहीं है, ठीक है। इस लेक को बनवाया किसने, कंस्ट्रक्शन किसने कराया, चंद्रगुप्त मौर्य ने। यहाँ से नहर किसने निकलवाई, मतलब यहाँ से एक कैनाल किसने लेड आउट कराई, अशोक ने। रुद्रदामन और स्कंदगुप्त दोनों ने अलग अलग टाइम पर इसका रेनोवेशन कराया, ठीक है ना। अच्छा यार, वेरी गुड भैया, चल ठीक है, तो ये बात आपको समझ में है। अच्छा अब यह भी जानिए, इसमें यही तक नहीं, ठीक है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के बारे में कुछ और भी बातें, क्या ये जो जूनागढ़ अभिलेख है इसके बारे में और भी क्या बात है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आइए इस पेज पर देख लेते हैं, जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है, क्या जूनागढ़ अभिलेख या जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, ठीक है। आइए, तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें और क्या मिल जाएगी बातें, तो इसमें और जो बातें मिल जाएंगी वो क्या है, देखिए इसमें यह है कि इससे इस अभिलेख से इससे यह सिद्ध होता है, ये क्वेश्चन एज इट इज कई बार
पूछा गया है कि इससे यह सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव, ठीक है, पश्चिम भारत तक था, पश्चिम भारत तक था, ठीक है। अब ये क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है ना, इसका मतलब जरा देख लेंगे, ठीक है ना भाई। एक्चुअली आप समझिए कि कहां पर है भाई ये जो इंस्क्रिप्शन है, ये अगर हम इस तरह से मैप बनाएं तो भैया हम जानते हैं कि यहां पर ये वाला जो एरिया है, ठीक है, यहां पर क्या है, यहीं पर स्थित है जूनागढ़, यहीं पर स्थित है जूनागढ़, ठीक है, और यहीं पर बनवाई गई थी सुदर्शन झील, यहीं पर बनवाई गई थी सुदर्शन झील या सुदर्शन लेक। तो सुदर्शन झील या सुदर्शन लेक की जो हम बात कर रहे हैं, सुदर्शन झील या सुदर्शन लेक की जो हम बात कर रहे हैं वो यही तो है, ठीक है, यहां पर गुजरात में, ठीक है, ठीक है। देखो सुदर्शन झील या सुदर्शन लेक की अगर बात कर रहे हैं तो अगर यहां पर गुजरात में चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको बनवाया तो जाहिर सी बात है यहां तक चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव था, जहां तक प्रभाव होगा वहीं तक तो बनवाएगा, ठीक है। अब जैसे मोदी जी है, मोदी जी भाई भारत के प्रधानमंत्री है, अब ऐसा नहीं मोदी पाकिस्तान में कोई काम करा सकते हैं, मंदिर बनवा सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो अब या ऐसे समझ लीजिए कि जैसे लद्दाख है या हिमाचल प्रदेश है, जहां जहां तक हम अपना कंस्ट्रक्शन कोई ना कोई करा सकते हैं, कुछ ना कुछ बनवा सकते हैं, वो हमारा है, ठीक है ना। हाँ जी, तो वो चीज का ध्यान दीजिए। हाँ, आज सत्यम सर की मैथ की क्लास नहीं होगी, ठीक है ना। इट बिकम्स क्लियर दैट चंद्रगुप्त मौर्यंस है ना, हाँ, इन्फ्लुएंस एक्सटेंडेड टू वेस्टर्न इंडिया, ठीक है, फ्रॉम दिस इट बिकम्स क्लियर टू वेस्टर्न इंडिया, ठीक है, ये चीज, ठीक है भैया। हाँ जी, कभी किसी को कोई जरूरी काम हो सकता है, कोई हेल्थ, ठीक है, इसमें जो है जूनागढ़ के राज्यपालों का भी उल्लेख है, ठीक है, जूनागढ़ के जो राज्यपाल है उनका भी इसमें उल्लेख किया गया है, जूनागढ़ के राज्यपाल, ठीक है, जूनागढ़ के राज्यपाल, ठीक है, जूनागढ़ के राज्यपाल, ठीक, जूनागढ़ के राज्यपाल, ठीक है। अच्छा भैया, अब ये जूनागढ़ के राज्यपाल का मतलब गवर्नर ऑफ, ठीक है, जूनागढ़, ठीक है। इस इंस्क्रिप्शन में बताया गया है, ठीक है, इस इंस्क्रिप्शन में बताया गया है किसके बारे में, कि भैया जूनागढ़ के कौन कौन राज्यपाल हुए, ठीक है ना। देखिए जैसे ये कि चंद्रगुप्त मौर्य जब रूलर थे, ठीक है, मतलब एक तरह से आप समझिए कि एक तरफ रूलर लिखा होगा कि कौन रूलर था और कौन गवर्नर था, ठीक है ना, किसके टाइम पर कौन था। जैसे शुरुआत यहां से कर लीजिए कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर कौन था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर कौन था यहाँ का गवर्नर। ऐसे ही अशोक के टाइम पर कौन यहाँ का गवर्नर था, अशोक के टाइम पर कौन यहाँ का गवर्नर था। ऐसे ही कि भाई जब स्कंदगुप्त था, कौन स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त बाद में, पहले रुद्रदामन लिखा जाए, रुद्रदामन, ठीक है, रुद्रदामन के टाइम पर कौन था, ठीक है, रुद्रदामन के टाइम पर कौन था, और इसी प्रकार से स्कंदगुप्त के टाइम पर कौन था, ठीक है, स्कंदगुप्त के टाइम पर कौन था, ठीक है, स्कंदगुप्त के टाइम पर कौन था। तो ये हमें देखना है, ये हमें देखना है, ठीक है, तो एज इट इज, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कौन है भैया, पुष्यगुप्त, ठीक है, पुष्यगुप्त, यहाँ पर कौन है, दुशासन, ठीक है, यहाँ पर कौन है, सुविशाख, सुविशाख, और यहाँ पर कौन है, वर्णदत्त, ठीक है। तो भैया बिल्कुल सबके नाम लिख लेंगे, पुष्यगुप्त, ठीक है, पुष्यगुप्त, ठीक है, यहाँ कौन है भैया, दुशासन, यहाँ पर कौन है, सुविशाख दत्त। यूट्यूब की क्लास भी नहीं होगी भैया, सलमान इसको नोट करेंगे और याद करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, ये हो गया होगा। अब इसके बाद हमें कहाँ चलना भैया, अब हम इसके बाद, ठीक है, चलेंगे अशोक के अभिलेखों पर, ठीक है ना। अब इसके बाद अशोक के अभिलेखों पर चलेंगे। ये पूरा मामला आपने अच्छे से समझ लिया है, आइए अब अशोक के अभिलेखों को भी देख लेते हैं, ठीक है। किसको भैया, अब हम अशोक के अभिलेखों को देखेंगे, अशोक के अभिलेख, ठीक है, अशोक के अभिलेख, ठीक है। ये जो अशोक के अभिलेख है, ठीक है, अशोक के जो अभिलेख है, देखिएगा, अशोकाज इंस्क्रिप्शन, ठीक है, अशोकाज इंस्क्रिप्शन, ठीक है, अशोकाज इंस्क्रिप्शन, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अशोकाज इंस्क्रिप्शन, अशोक के अभिलेख, ठीक है ना, ठीक, अशोक के अभिलेख की बात करें, अशोकाज इंस्क्रिप्शन, ठीक है ना। अब अशोकाज इंस्क्रिप्शन में क्या देखेंगे भाई, अशोक के द्वारा लिखवाए गए अभिलेख। तो सबसे पहले तो अशोक ने जो अभिलेख लिखवाए, अशोक ने जो इंस्क्रिप्शंस लिखवाए, ठीक है ना, हाँ, अशोक ने जो अभिलेख लिखवाए हैं, इनकी अगर हम भाषा की बात करें, किसकी भैया, भाषा की बात करें, लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज की अगर बात करें तो कौन सी लैंग्वेज है भैया, प्राकृत लैंग्वेज है, कौन सी, प्राकृत, ठीक है ना। तो प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया, ठीक है। और अगर हम इसकी लिपि की बात करें, लिपि मतलब स्क्रिप्ट, लिपि मतलब स्क्रिप्ट की अगर बात करते हैं तो कौन सी लिपि है भैया, ठीक है। तो इसकी लिपि या इसकी स्क्रिप्ट की अगर बात करते हैं तो इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक आपको बताता हूँ, क्या ट्रिक है। तो इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, अब जीके, क्या भैया, अब आप क्या पढ़ रहे हो, अब आप क्या पढ़ रहे हो, अब जीके, ठीक है। तो एबी जीके, ठीक है ना, हाँ जी, एबी जीके। तो देखिए भैया एबी जीके से फायदा क्या है, तो ए से हो जाएगा आरमाइक, क्या हो जाएगा, आरमाइक हो जाएगा, ठीक है ना, हाँ जी। तो आरमाइक हो जाएगा, आरमाइक, ठीक है, आरमाइक, ठीक है। बी से क्या हो जाएगा, ब्राह्मी हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, ब्राह्मी हो जाएगा, ठीक है, ब्राह्मी हो जाएगा। जी से क्या हो जाएगा, ग्रीक, ठीक है, ग्रीक, ग्रीक मतलब यूनानी इसको कह सकते हैं, इसको यूनानी भी कह सकते हैं। और के से क्या हो जाएगा, के से खरोष्ठी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खरोष्ठी, ठीक है, के से क्या हो जाएगा, खरोष्ठी, ठीक है। ये स्क्रिप्ट क्या होती है, हाँ, स्टाइल ऑफ राइटिंग, ठीक है, लिखने के तरीके को, है ना, स्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है ना। लिखने के तरीके को स्क्रिप्ट कहते हैं, लिपि कहते हैं। तो लिखने के चार अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल हुआ, ठीक है। लैंग्वेज तो प्राकृत थी लेकिन चार अलग अलग, ठीक है, स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल हुआ, आरमाइक, ब्राह्मी, ग्रीक और खरोष्ठी। ज्यादातर किसमें थी भैया, ठीक है ना, मुद्रा राक्षस गुप्त काल में लिखी गई थी, जिसमें मौर्य काल की जानकारी दी गई है, ठीक है ना। वो पहले बता दिया था कि कहाँ मुद्रा राक्षस गुप्त काल में लिखी गई और मौर्य काल की बातें हैं लगभग 600 साल पहले की, तो इसलिए उसमें जो है बहुत ज्यादा, ठीक है ना, हाँ जी, है ना, विश्वास नहीं कर सकते। अशोक के अभिलेखों की भाषा हो गई, लिपि हो गई। अब और चीजें ध्यान दीजिए, अशोक के जो अभिलेख है इसमें स्तंभ लेख कितने हैं, इसमें स्तंभ लेख कितने हैं, ठीक है, हाँ जी। तो स्तंभ लेख का मतलब हो जाता है क्या भैया, जो पिलर एडिक्ट्स हैं, ठीक है, जो क्या है भैया, पिलर एडिक्ट्स हैं, ये कितने हैं, पिलर एडिक्ट्स, ठीक है, ये कितने हैं। इसी प्रकार से शिलालेख कितने हैं, ठीक है, शिलालेख, शिलालेख, ठीक है। तो शिलालेख कितने भैया,
तो शिलालेख मतलब रॉक एडिक्ट्स कह सकते हैं, ठीक है, क्या कह सकते हैं, रॉक एडिक्ट्स, ठीक है। ये कितने हैं, ठीक है, बाकी तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फिलहाल ये तो शिलालेखों की संख्या 14 है, ठीक है, ठीक है। तो भैया शिलालेख जो है, रॉक एडिक्ट्स जो है वो 14 है, और स्तंभलेख जो है वो कितने हैं, 7 है, ठीक है, स्तंभलेख 7 है, ठीक है ना। हाँ, बाकी ये तो आप ध्यान रखेंगे कि ज्यादातर जो अभिलेख है वो ब्राह्मी है। भारत में जो भी अभिलेख पाए गए हैं वो ब्राह्मी में, भारत में जो भी अभिलेख मिले हैं वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं, ठीक है ना। हाँ, बिल्कुल, अच्छा, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही कहा भैया, ये अरे चलिए यहाँ क्यों बोल रहे हैं, नंबर बोलो, चलो ध्यान दो। तो अब इसके बाद और आगे बढ़े, और चीजें देखी जाए, ठीक है। तो अशोक के अभिलेखों से रिलेटेड और जो जानकारियां हैं वो भी एक एक करके लेते चलिए, जैसे कि खोज, ठीक है। तो भाई अशोक के जो अभिलेख है इसकी खोज किसने की थी, डिस्कवरी किसने की थी, क्या भैया, डिस्कवरी किसने की थी। तो डिस्कवरी इसकी की गई थी 1750 में, ठीक है। और 1750 में इसकी खोज करने वाले कौन थे, इनका बड़ा खतरनाक नाम है, याद करने का प्रयास करिएगा, पाटेंद्री पेंथेलर, ठीक है ना, पाटेंद्री पेंथेलर के द्वारा की गई थी, ठीक है, पाटेंद्री पेंथेलर। तो ये जो पाटेंद्री पेंथेलर है, एज इट इज याद कर लेंगे, पाटेंद्री पेंथेलर, ठीक है, पाटेंद्री पेंथेलर, ठीक है। थोड़ा सा स्पेलिंग एरर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इन लोगों के नाम ही ऐसे हैं कि अब स्पेलिंग याद करें कि जीएस पढ़ें, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो वो चीज है, उसके लिए परेशान नहीं होंगे, ठीक है, ठीक है। पहली बार पढ़ा, अरे पहली बार पढ़ा किसने था, तो फर्स्ट रीडर ऑफ अशोकाज इंस्क्रिप्शन, फर्स्ट रीडर ऑफ अशोकाज इंस्क्रिप्शन, फर्स्ट रीडर ऑफ अशोकाज इंस्क्रिप्शन, ठीक है ना। चलिए, तो भैया फर्स्ट रीडर ऑफ अशोकाज इंस्क्रिप्शन कौन था, जेम्स प्रिंसेप, कौन था, जेम्स प्रिंसेप, ठीक है, जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखेंगे, जेम्स प्रिंसेप was the first to read अशोकाज इंस्क्रिप्शन। तो जेम्स प्रिंसेप वो पहला व्यक्ति था जिसने क्या किया भैया, अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। अच्छा, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला, ठीक है, हाँ मैथ की क्लास नहीं होनी है भैया, बता दूं, मैथ जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में सबसे पहले पढ़ा, ये बात क्लियर है। अच्छा, अब ये बताइए कि जेम्स प्रिंसेप जो है अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला पहला है, ठीक है। और इधर आप देखेंगे कि ज्यादातर अभिलेख किस भाषा में है, ब्राह्मी लिपि में है। तो ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला पहला कौन हुआ, फर्स्ट रीडर ऑफ ब्राह्मी लिपि, ठीक है। तो कभी भी अगर पूछे क्या भैया, फर्स्ट रीडर ऑफ ब्राह्मी लिपि, आल्सो फर्स्ट रीडर ऑफ ब्राह्मी लिपि, ठीक है, फर्स्ट रीडर ऑफ ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ठीक है ना। तो फर्स्ट रीडर ऑफ ब्राह्मी, ठीक है। तो ब्राह्मी को पढ़ने वाला पहला है, ठीक है ना, ब्राह्मी को पढ़ने वाला पहला, ठीक है ना, ठीक है, ब्राह्मी को पढ़ने वाला पहला कौन था, यही था, ठीक है। तो ये पहला व्यक्ति है जिसने ब्राह्मी लिपि को पढ़ी। और एक बात और आपको बता दें कि ब्राह्मी की अगर बात करते हैं, ब्राह्मी लिपि की बात करते हैं, तो ये सबसे पुरानी लिपि है, ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट ऑफ इंडिया, ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट है। तो अगर सबसे पुरानी स्क्रिप्ट की बात करेंगे तो ये, ठीक है ना, हाँ जी, सही है ना, 3 बजे मैथ की क्लास में लूंगा, ठीक है। चलो भैया आगे देखो, ठीक है। अशोक नाम का उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है, ये भी आइए जरा देख लेते हैं, एक बढ़िया सी ट्रिक भी इसमें मिल जाएगी आपको, है ना। अशोक नाम का उल्लेख, अशोक नाम उल्लेख, ठीक है, अशोक नाम का उल्लेख, ठीक है, कहाँ कहाँ मिलता है, ठीक है, अजी, ठीक, मतलब कह सकते हैं कि मेंशन ऑफ अशोक। तो कौन कौन से ऐसे अभिलेख हैं जहां पर अशोक का नाम अशोक लिखा मिलता है, कौन कौन से ऐसे अभिलेख हैं जहां पर अशोक का नाम अशोक लिखा मिलता है, ठीक है। तो एक सिंपल सी ट्रिक आपको बताता हूं, क्या ट्रिक है, और ऐसी ट्रिक आपने जीवन में पहली बार देखी होगी। उमंग, क्या ट्रिक है भैया, उमंग, उमंग सही लिखा है, हाँ। तो भैया ये जो अभिलेख है, देखिए ऊ से क्या हो जाएगा, ऊ से हो जाएगा उदय गोलम, ठीक है, उदय गोलम नाम का एक अभिलेख है, ठीक है, उदय गोलम नाम का एक अभिलेख है। म से हो जाएगा मास्की, मास्की नाम का एक अभिलेख है, ठीक है ना, मास्की नाम का एक अभिलेख है। और ग से हो जाएगा क्या, ग से हो जाएगा गुर्जरा, गुर्जरा नाम का एक अभिलेख है। और ये देखिए जो बिंदी ऊपर लगी है वाली, नेप्तून, नेप्तून नाम का एक अभिलेख है, ठीक है। तो ये भी जरूरी बात है, ठीक है। तो उदय गोलम सबसे पहले क्या, सबसे पहले उदय गोलम, तो उदय गोलम, ठीक है, उदय गोलम, मास्की, ठीक है, मास्की, गुर्जरा, ठीक है, गुर्जरा, ठीक है, नेप्तून, क्या भैया, नेप्तून, ठीक है। ये 4 ऐसे अभिलेख हैं जहां पर अशोक का नाम अशोक ही लिखा मिलता है, ठीक है ना, अशोक का नाम अशोक ही लिखा मिलता है, ठीक बात है। चलिए, बाकी कुछ फेमस है, जैसे आप देखेंगे कि इसका फेमस एक है रानी का अभिलेख, अगर आपको याद हो तो रानी का अभिलेख जो है काफी फेमस है। खैर वो सब अलग से भी हम देख सकते हैं। यहाँ जो है आपको बता दूं कि जैसे क्वेश्चन होता है कि द फर्स्ट रूलर टू इशू रॉयल ऑर्डर्स बाय इंस्क्रिप्शन, अभिलेखों के माध्यम से राज आदेश जारी करने वाला पहला कौन था, ठीक है ना। अभिलेखों के माध्यम से, अभिलेखों के माध्यम से, अभिलेखों द्वारा राज आदेश, राज आदेश, ठीक है, राज आदेश जारी करने वाला पहला, ठीक है, जारी करने वाला पहला शासक, पहला शासक, ठीक है ना। द फर्स्ट रूलर टू इशू रॉयल ऑर्डर, ठीक है, द फर्स्ट रूलर, राज आदेश अपने रॉयल ऑर्डर्स, ठीक है, जारी करने वाला ये पहला शासक, ठीक है। एज इट इज आपको इसका ध्यान देना है, ठीक है। अच्छा, अशोक के अभिलेख तो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसको आपको समझ के तो चलना ही पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है, हाँ। अच्छा, ये सब यूपीएससी में काम आएगा, ठीक है, यूपीएससी में दे देना, उसमें क्या है, फर्जी वाला से 1.5 लाख का कोर्स खरीदना पड़ता है यूपीएससी के लिए, यहीं से यूपीएससी का सिलेक्शन हो जाए तो अच्छी बात, ठीक है। आना घोड़े बैठा घुमाएंगे हम, ठीक। लास्ट वाला आंसर दिखाई दे रहा है, देखो भैया, अभिलेखों द्वारा राज आदेश जारी करने वाला पहला शासक मींस द फर्स्ट रूलर टू इशू रॉयल ऑर्डर्स बाय इंस्क्रिप्शंस, ठीक है ना, ये सिंपल सी बात है, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो भैया ये हो गया अशोक के अभिलेख, ठीक है। लेकिन इसमें भी आपको ध्यान देना है कि भैया एक एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, एक एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। हाँ, हम कब तक क्लास में, बस क्लास खत्म होने वाली, कोई टेंशन की बात नहीं, बस अब ये देख रहा हूँ कि जरा किसके किसके क्या अशोक के शिलालेखों के बारे में ये जरा ध्यान दीजिएगा, ये कुछ पॉइंट्स भी हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, क्या भैया, शिलालेख, ठीक है।
तो ये जो शाहबाज गढ़ी है, जैसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि शाहबाज गढ़ी शिलालेख, ठीक है, तो अशोक का शाहबाज गढ़ी, ठीक है, शिलालेख है, ये कहां से मिला है? पेशावर जिले से, पेशावर से मिला है। मानसेरा हजारा जिले से मिला है। कालसी उत्तराखंड, गिरनार कठियावाड़, है ना, कठियावाड़ वही गुजरात वाला, है ना, गुजरात वाला, ठीक है, और धौली उड़ीसा से, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अशोक का धौली स्तंभ लेख कहां से मिला है, या गिरनार कहां से मिला है, कालसी कहां से मिला है, मानसेरा कहां से मिला है, शाहबाज गढ़ी कहां से मिला है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना, हाँ जी, इसको आपको याद करना पड़ेगा कि भैया क्या क्या चीजें हैं, तो इसको भी जरा दिमाग में बिठा लीजिएगा, ठीक है, और इसके बिना तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। बाकी एक मैप दिया, इस मैप में कुछ अगर करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको याद रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर सेशन को खत्म कर लिया जाएगा, सेशन को खत्म कर लिया जाए। हाँ, मैथ की क्लास आज नहीं होनी है, पॉजिटिव, अपने आप को पॉजिटिव रखें, ठीक है, अपने आप को पॉजिटिव रखें, ठीक। तो चलिए बिल्कुल इजाजत दीजिए और बढ़िया तरीके से नोट्स बना लीजिएगा। डाउट्स जो है आपके ना कमेंट